नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 13 अक्टूबर 2025 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे इंडिया एंड अफगान रिलेशंस से संबंधित। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर हैं, तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर सरकार जो प्रोजेक्ट चलाना चाहती है उससे संबंधित। थोड़ा इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस है इस आर्टिकल में। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वाई पूरन कुमार, एडीजीपी रैंक के अधिकारी हरियाणा कैडर में, इन्होंने सुसाइड कर लिया और आरोप लगाया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। अब वैसे तो देखो इस इशू में ना बहुत सारी डायमेंशंस कवर होती हैं, सर्विस रिलेटेड इश्यूज जैसे आईपीएस या फिर दूसरे ऑल इंडिया सर्विस में क्या इश्यूज हैं, लेकिन आज के आर्टिकल में ना फोकस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे है। तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा मतलब मल्टी डायमेंशनल तो नहीं है, लेकिन जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आप यूज़ कर सको। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 में जो टॉपिक है ना इंडिया एंड इट्स नेबर्स रिलेशंस, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में अब तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना उन्होंने भारत की यात्रा की और अभी भी शायद वो गए नहीं हैं, वो भारत में ही हैं। मतलब 10 अक्टूबर से उनकी जो विजिट थी वो स्टार्ट हुई है और 7 दिनों की उनकी विजिट है। सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में हम डिस्कस करें, लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान को देखो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। लोकेशन देखो अफगानिस्तान की कितनी बेहतरीन है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इसलिए कहा जाता है, यहां पे ना बड़े बड़े साम्राज्य आए और धूल में मिल गए। 19th सेंचुरी में भारत के ऊपर कब्जा था ब्रिटेन का, और ये आगे वाला जो एरिया था ना ये रशिया के अंडर आता था। तो रशिया और ब्रिटेन के बीच में ना एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए, और उस कन्फ्लिक्ट को बोला गया द ग्रेट गेम। क्या बोला गया? द ग्रेट गेम बोला गया। और अफगानिस्तान मतलब इस ग्रेट गेम का ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। लॉर्ड कर्जन ने यह बोला था अफगानिस्तान इज द कॉकपिट ऑफ एशिया। जो भी अफगानिस्तान पे कंट्रोल करेगा वो इस कॉन्टिनेंट के हार्ट पे कंट्रोल करेगा। बाद में देखो यूएसएसआर ने अपनी फौजें यहां पे भेजी 1979 में, उस समय की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसके खिलाफ यूएसएसआर की फोर्सेस के खिलाफ विद्रोह हुआ। बाद में उसी समय तालिबान भी बना। मुजाहिदीन ने यूएस और पाकिस्तान की सपोर्ट से यूएसएसआर की फोर्सेस का विरोध किया, जिसकी वजह से यूएसएसआर की फोर्सेस को भारी हार का सामना यहाँ पे झेलना पड़ा, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में ये भी एक बड़ा फैक्टर बना। बाद में देखो 2001 में यूएसए ने भी यहाँ पे कोशिश की, तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी वहां पे कभी भी नहीं आ सकी, और 2021 में फिर से तालिबान ने यहां पे कब्जा कर लिया। तो समझे, इसीलिए बोला जाता है अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स। देखो जब से तालिबान ने वापसी की है 2021 में यहां पर अफगानिस्तान में, तो देखो जमीन पर ना उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अब वर्ल्ड के अलग अलग देश तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अब उनकी वहां पे सरकार है और उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। समझे? तो इंडिया के सामने ना एक डायलेमा था, क्या एक ऐसी सरकार से हम बात करें जिसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब हम अभी फिलहाल तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो क्या हमें ऐसी सरकार से बात करनी चाहिए जिसे हम मान्यता देते ही नहीं है, जिसको हम, अगर देखो हम तालिबान को इग्नोर करते हैं तो पूरा स्पेस चाइना और पाकिस्तान ले जाएंगे, उनका इन्फ्लुएंस, उनके रिश्ते तालिबान के साथ में मजबूत हो जाएंगे और इंडिया पीछे से सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे डायलेमा में इंडिया ने एक रास्ता चुना है, एंगेज बट डोंट इंडोर्स। एंगेज बट डू नॉट इंडोर्स मतलब ये है, हम तालिबान से बात करेंगे, एंगेज करेंगे, लेकिन तालिबान की सरकार को इंडोर्स नहीं करेंगे, अभी फिलहाल मान्यता नहीं देंगे।
इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 10 अक्टूबर 2025 को। 10 अक्टूबर 2025 को जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुताकी ये भारत की यात्रा पर आए। तालिबान के सत्ता में आने के बाद में देखो उनकी तरफ से यानी तालिबान की तरफ से इंडिया में ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट है। उनकी मुलाकात हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई भारत में, और इस मुलाकात में जयशंकर ने यह अनाउंस किया कि इंडिया काबुल में अपनी जो एम्बेसी है जो इंडिया ने बंद कर दी थी जब तालिबान सत्ता में आया था 2021 में, इंडिया अपनी वो एम्बेसी जो है वो फिर से रीओपन करेगा। क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये तालिबान का रिकॉग्निशन है? क्या हम तालिबान की सरकार को मान्यता दे रहे हैं? आंसर है नो। यहां पे एक देखो ट्विस्ट है। एम्बेसी फिर से रीओपन करने का मतलब ये नहीं कि हम तालिबान की सरकार को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि ये फुल फ्लैश्ड डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है। इंडिया वहां पे एम्बेसी तो फिर से रीओपन करेगा, लेकिन वहां पे ना बल्कि एक एम्बेसडर अपॉइंट नहीं करेगा बल्कि एक चार्ज दी अफेयर्स अपॉइंट करेगा। चार्ज डी अफेयर्स ये कौन होता है? ये देखो एक जूनियर डिप्लोमेट होता है जो एम्बेसी का काम देखता है। तो वहां पे एम्बेसडर इंडिया अभी फिलहाल नहीं भेजेगा। तो ये करके देखो इंडिया ने ना एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो तालिबान को संदेश दे दिया है, हम आपसे बात करने को तैयार हैं, हम ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार करते हैं कि तालिबान पर अब आप ही का रूल है और कोई चैलेंजर नहीं है। दूसरा, हमने वेस्ट को भी संदेश दिया है कि हम अभी तालिबान को ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल सहमति के हिसाब से चल रहे हैं। अभी देखो इंटरनेशनल सहमति है नहीं तालिबान की सरकार को मान्यता देने को लेके, तो हम अभी इंटरनेशनल कंसेंसस के हिसाब से चल रहे हैं। तो इंडिया ने जो किया इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, इसे बोलते हैं रियल पॉलिटिक। मतलब साइड लिए बिना, ना तो हमने तालिबान की साइड ली ना पूरी तरह से वेस्ट की साइड ली, साइड लिए बिना अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यह है रियल पॉलिटिक। समझे? अब यहां पे ना राइटर बोलते हैं पाकिस्तान की आयरनी आप देखिए। अभी ना आपको शायद पता होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ना टेंशंस चल रही हैं, काफी वायलेंस हुआ है और पाकिस्तान के काफी सारे जो जवान हैं वो भी मारे गए हैं इस कन्फ्लिक्ट में। ये कल परसों की न्यूज़ है। और बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी हंगामा भी हुआ कि अभी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत की धरती पर हैं, और ऐसी सिचुएशन में तालिबान अफगानिस्तान बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट होना, वायलेंस होना, ये क्या संकेत देता है? तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी खबर। और पाकिस्तान जिसने तालिबान को पाला पोसा, ट्रेनिंग दी, अमेरिका के खिलाफ लड़ने में मदद की, उनका सपना था अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने का। आप बोलोगे सर स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या मतलब है? यानी वो चाहते थे पाकिस्तान वाले कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जो हमेशा पाकिस्तान के इशारों पर चले। लेकिन देखो पासा पलट गया। पावर में आते ही तालिबान ने ना पाकिस्तान को दिखा दिया कि अफगान नेशनलिज्म क्या होता है। अभी तालिबान जो है डायरेक्टली इंडिया से डील कर रहा है और पाकिस्तान इससे बहुत खफा है। इवन तहरीक तालिबान, जो तालिबान की ब्रांच है पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, हालांकि बोलने को बोलते हैं कि तहरीक तालिबान हमारी ब्रांच नहीं है, लेकिन तहरीक तालिबान एलाय जरूर है अफगानिस्तान तालिबान का। अब ये जो तहरीक तालिबान वाले हैं ना, पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, हमला वगैरह करते हैं, और इनको शेल्टर प्राप्त है अफगान धरती पर। चूंकि अब तालिबान इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है, तो पाकिस्तान को ना इनडायरेक्टली मैसेज गया है कि आपका जो दुश्मन है ना तहरीक तालिबान अब वो हमारे साथ में एंगेज कर रहा है। आप बोलोगे सर तहरीक तालिबान थोड़ी ना कर रहा है, ये तो तालिबान कर रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन तालिबान इनडायरेक्टली देखो तहरीक तालिबान को कंट्रोल करता है। टीटीपी जो है, जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करता है, वो तालिबान का ही दोस्त है, साथी है, एलाय है। तो तालिबान के साथ में एंगेज करना, इनडायरेक्टली टीटीपी के साथ में एंगेज करना। अब ये चीज देखो, ना तो हम आंसर में लिख सकते हैं और ना ही भारत सरकार कभी मानेगी कि हम टीटीपी को सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि टीटीपी हमले वगैरह करता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि टीटीपी जो है वो आतंकवाद फैला रहा है। तो इंडिया जाहिर तौर पे कभी भी नहीं मानेगा कि हमारी इनडायरेक्ट सपोर्ट
टीटीपी को है, कभी भी नहीं मानेगा, ना हम आंसर्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए है, प्रैक्टिकल बात आपको बोल रहा हूं, आप सोच के देखिए। तालिबान के साथ दोस्ती मतलब इनडायरेक्टली टीटीपी के साथ दोस्ती, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं। तालिबान के रेजीम में ना, तालिबान की सरकार में महिलाओं को और माइनॉरिटीज को अच्छे से वहां पे राइट्स नहीं मिले हुए हैं। इवन तालिबान के विदेश मंत्री भारत में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो एक भी वुमन जर्नलिस्ट नहीं थी, तो काफी सरकार की बेइज्जती भी हुई। सरकार ने बोला हमारा कोई रोल नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखो 2023 में जब यूएस और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ था ना, तो उस समय इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलके तालिबान को यह सलाह दी थी कि आप ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना सीखो, वहां पे महिलाओं को और माइनॉरिटीज को अधिकार दो। लेकिन 2023 में इंडिया ने यह स्टांस लिया था कि तालिबान सरकार को ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देना चाहिए। अब तालिबान के विदेश मंत्री भारत में आए तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बोली गई। समझे, ये है रियल पॉलिटिक। मतलब इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट को चुना, आइडियोलॉजिकल प्योरिटी पे बिना ध्यान दिए। इंडिया आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चला कि अरे ह्यूमन राइट्स पे हम बोलेंगे, इससे वो नाराज हो जाते। इंडिया ने ये बोला, मतलब सोचा कि जब देखो सऊदी अरेबिया है और बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं जहां पे मोनार्की है, जहां पे महिलाओं के राइट्स अच्छे नहीं हैं, इवन उनके साथ भी तो इंडिया डील करता है, उनके साथ भी तो इंडिया एंगेज करता है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी उनके साथ में एंगेज करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है। तो सब देश अपना अपना फायदा देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, तो हम क्यों आइडियलिज्म के रास्ते पर चलें? समझे, ये वाली बात है। तो इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो और कहीं पे लिख भी सकते हो। मतलब पॉइंट देखो ये है, हम अफगानिस्तान के लोगों की ना मदद करना चाहते हैं, उनके इंटरनल गवर्नेंस मॉडल पर लेक्चर देने के बजाय हमारे लिए हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सबसे ऊपर हैं। और वैसे देखो इंडिया ने ना बहुत पैसा खर्च किया है अफगानिस्तान में, हमारी काफ़ी सॉफ्ट पावर है, अफगानिस्तान के लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। इवन कई बार वीडियो वायरल होती है कि तालिबान के जो लोग हैं, उनकी जो सेना है, पुलिस है, वो किसी मोटरसाइकिल वाले को रुकवाती है और पूछती है कौन हो, कहाँ से आए हो, और जैसे ही वो इंडियन बोलता है वो तालिबान का जो पर्सनल है खुश हो जाता है, अच्छा अच्छा इंडियन इंडियन, वी लव इंडिया, और वो जाने देते हैं उस इंडियन को। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर है हमारी अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और इंडिया जीतता है तो अफगानिस्तान में भी जश्न मनाया जाता है बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। इंडिया ने देखो अफगानिस्तान में वहां पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सलमा डैम जिसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है, जरांज डिलाराम हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। और जयशंकर ने यह प्रोमिस किया कि बिना रुके हम ये सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे अभी काम रुका हुआ है वो फिर से स्टार्ट करेंगे, जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फिर से काम स्टार्ट होगा और पुराने प्रोजेक्ट्स का मेंटेनेंस भी होगा। 2011 में ना जब इंडिया ने जरांज डिलाराम हाईवे वहां पे बनाया ना, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान ने कभी उस हाईवे को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया का प्रोजेक्ट है और हमारे लोगों के फायदे के लिए है। अब देखो तालिबान ये चाहता है कि इंडिया ना अफगान स्टूडेंट्स के लिए और अफगानिस्तान के पेशेंट्स के लिए ना अपनी वीजा पॉलिसी को और ज्यादा आसान बनाए। मतलब अफगानिस्तान के लोग इलाज करवाना चाहते हैं तो वो आसानी से इलाज करवाने के लिए इंडिया में आ सकें, आसानी से उनको वीजा मिले, ये चाहते हैं तालिबान। तो पीपल टू पीपल टाइज को और मजबूत करने का ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए थोड़ी वीजा पॉलिसी आसान बनाई जाए। इसके अलावा देखो जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने इंडिया को माइनिंग, इकोनॉमी और ट्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्टली इनवाइट किया है। अफगानिस्तान में ना $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की वहां पे मिनरल वेल्थ है, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की, जिसमें लिथियम भी शामिल है। लेकिन देखो तालिबान सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना एकमात्र यहां पे माइनिंग करेगा तो रेट कम देगा, अगर इंडिया भी ऑप्शन में रहेगा तो उसे रेट ज्यादा मिलेगा। तो इंडिया अगर देखो ये मौका छोड़ देता है तो पूरी तरह से अफगानिस्तान जो है वो चाइना का आर्थिक गुलाम बन जाएगा और ये इंडिया कभी नहीं चाहेगा। इसके अलावा देखो लिथियम के अलावा वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कॉपर, गोल्ड, मिनरल्स, बहुत मिनरल वेल्थ है।
तो कुल मिला के देखो, पूरी कहानी का जो सार है वो ये है, इंडिया ने ना एक बहुत ही मेच्योर, रियलिस्टिक और इंटरेस्ट ड्रिवन अप्रोच अपनाया है। और ये जो अप्रोच है ना, ये रियल पॉलिटिक पे आधारित है। ना हमने तालिबान को खुलकर गले लगाया, ना हमने वेस्ट को नाराज किया, और ना ही हमने पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया। ठीक है, वो इंडिया की धरती पर आए तालिबान के विदेश मंत्री, यही बहुत है उनको प्रेशर देने के लिए। अदरवाइज हमने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं होने दी हमारे देश की धरती से। तो इंडिया देखो समझ चुका है कि एक स्टेबल और फ्रेंडली अफगानिस्तान उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। चाहे वहां पे सरकार किसी की भी हो, लेकिन इंडियन प्रेजेंस अफगानिस्तान में होना जरूरी है। अगर हम इस ग्रेट गेम में, जो याद कीजिए इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया था, द ग्रेट गेम 19वीं सेंचुरी का, अगर ग्रेट गेम में हम भूमिका निभाना चाहते हैं तो फिर देखो इंडिया को अपनी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो अच्छे से अपनानी होगी, अपने कार्ड्स अच्छे से प्ले करने होंगे, और वही इंडिया ने किया है। तो पूरा आर्टिकल इंडिया ने डिस्कस किया इंडिया ने नहीं, मैंने पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्रेट निकोबार में सरकार ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया है ना, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से नेचर के जो लीगल राइट्स का इशू है ना, वो फिर से रिवाइव होता है। क्या है इशू, सब समझेंगे क्या प्रोजेक्ट है। सिलेबस में देखो जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से हम आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। देखो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वर्ल्ड के सबसे बढ़िया जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, उनमें आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये शायद इंडो बर्मा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। ये एक ग्लोबल कार्बन रिजर्वर भी है, सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये एक बड़ा सा जंगल है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, और एक तरह से धरती का एसी है। प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल में देखो ये बताया जाता है कि प्रॉब्लम ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो ग्रेट निकोबार है ना, सबसे नीचे देखो जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, और इस प्रोजेक्ट की वजह से ना आइलैंड की जो इकोलॉजी है वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा रिस्क है। तो जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वो देखो एक मल्टी करोड़ मेगा प्लान है। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब जहां बड़े बड़े जहाज आएंगे, सामान उतरेगा, सामान लोड होगा। एक बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे ग्रेट निकोबार में इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक पावर प्लांट, एक पूरी टाउनशिप यानी एक शहर बसाया जाएगा। और इन सब के लिए ना 13,000 हेक्टेयर का जो बिल्कुल नेचुरल फॉरेस्ट है ना, वो काटा जाएगा। सोचो, एक साफ सुथरा जंगल जहां पे शायद ही इंसान का कदम भी ना पड़ा हो, उसको काटा जाएगा इस मेगा मल्टी करोड़ प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, और यही चिंता का विषय है। अब आते हैं देखो एक पुरानी प्रॉब्लम पे, मतलब एक पुराना इशू है जहां पे ना जुडिशरी ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था। उस केस का नाम क्या था? केस का नाम था, एक सेकंड देखते हैं, आगे दिया हुआ था, चलो आगे आ जाएगा, बता देता हूं। केस का नाम था उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अदर्स। क्या था केस का नाम? केस का नाम था उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड अदर्स। 2013 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त जजमेंट दिया था। इसको हम आम भाषा में ना नियमगिरी हिल्स केस भी कहते हैं। आपको बताऊं इस केस के बारे में, उड़ीसा में ना नियमगिरी की पहाड़ियां हैं। अब यहां पे ना एक ट्राइब रहती है, डोंगरिया कोंद ट्राइब, ये रहती है उड़ीसा में नियमगिरी हिल्स में। और ये ना नियमगिरी हिल्स यानी पहाड़ियों को अपना भगवान मानते हैं, नियम राजा मानते हैं। उनकी पूरी संस्कृति, धर्म, सब कुछ इन पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इन पहाड़ियों के नीचे था बॉक्साइट, जिससे बनता है एल्यूमिनियम। अब एक कंपनी ना नियमगिरी हिल्स में माइनिंग करना चाहती थी, लेकिन देखो यहां पे ना वो नहीं चाहते थे ट्राइबल लोग कि हमारे देवताओं के साथ में छेड़छाड़ हो, यानी पहाड़ियों के साथ में छेड़छाड़ हो। तो यहां पे काम आता है एक एक्ट 2006 का, ये वाला एक्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बोलते हैं सिंपल भाषा में।
ये एक्ट देखो साफ तौर पे बोलता है आदिवासियों का और जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनका फॉरेस्ट के रिसोर्सिस पे पारंपरिक अधिकार है। तो जिस जजमेंट की हम बात कर रहे थे ना, ये वो जजमेंट उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त जजमेंट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो फॉरेस्ट रिसोर्सिस है ना उनका क्या होगा, ना तो देखो ये सरकार डिसाइड करेगी ना कंपनी डिसाइड करेगी, बल्कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी ग्राम सभा डिसाइड करेगी, यानी विलेज काउंसिल डिसाइड करेगी। तो कोर्ट ने ना ग्राम सभा को पावर दी थी कि वो अपने कम्युनिटी रिसोर्सिस, अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को बचाने के लिए फैसला ले। नतीजा क्या हुआ, वहां पे देखो नियमगिरी हिल्स में जो ग्राम सभा थी ना, वहां पे रेफरेंडम हुआ यानी वोटिंग हुई, और ग्राम सभा के सभी मेंबर्स ने ना एक मत से माइनिंग के खिलाफ वोट दिया और प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। ये देखो डेमोक्रेसी की जीत थी। अब आप बोलोगे सर नियमगिरी हिल्स की स्टोरी तो हमें पता है, आपने पहले भी बताई है, पुरानी हो गई ये स्टोरी। बात देखो सही है लेकिन बताना पड़ता है। अब देखो इसको ना आप निकोबार से जोड़ो। आर्टिकल देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है, क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करने के पहले वहां की ट्राइबल काउंसिल से अनुमति ली गई या फिर नहीं ली गई, उनके फॉरेस्ट राइट्स के बारे में पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया। तो आर्टिकल ना एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से ये कहता है, ये देखो 23 अगस्त 2025 की न्यूज रिपोर्ट है जो कहती है एडमिनिस्ट्रेशन ने ना सेंटर से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि सभी ट्राइबल राइट्स सेटल हो गए हैं, जबकि ट्राइबल काउंसिल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस फेलियर है। मतलब समझ गए, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सेंटर को बोला कि सभी ट्राइबल राइट्स सेटल डाउन हो गए हैं, लेकिन ट्राइबल काउंसिल से पूछा नहीं गया। ये रिपोर्ट आई 23 अगस्त 2025 को। तो आर्टिकल कहता है कि बार बार देखो हमारे जो इन्वायरमेंटल लॉज है ना वो फेल हो जाते हैं, चाहे वो टिहरी डैम हो, सरदार सरोवर डैम हो, हर बार ये इश्यू सामने आता है। देखो हम हमेशा ना विकास के नाम पर पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे निपटने के लिए ना दुनिया भर में एक नई अप्रोच अपनाई जा रही है। वो अप्रोच क्या है? इस अप्रोच में देखो हम ना नेचर को एक ऑब्जेक्ट नहीं मानते, नेचर को एक कमोडिटी या एक चीज नहीं मानते, बल्कि नेचर को ना हम लिविंग एंटिटी मानते हैं जिसके देखो अपने अधिकार हैं। हम रिवर्स को, फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को लीगल पर्सनहुड दे देते हैं। जैसे एक कंपनी एक लीगल पर्सन होती है ना, वैसे ही एक रिवर, माउंटेन ये भी लीगल पर्सन है। तो इस प्रकार से हम नेचर को लीगल एंटिटी मानते हैं। तो इस कंसेप्ट की जो इंस्पिरेशन है 1972 में क्रिस्टोफर स्टोन ने ना एक फेमस आर्टिकल लिखा था, शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग। इस आर्टिकल में ना उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें बोली थी। जब पर्यावरण को नुकसान होता है ना तो कानून इंसानों को हुए नुकसान को देखता है, इन्वायरमेंट को हुए नुकसान को नहीं देखता। जैसे मान लीजिए रिवर है, रिवर गंदी हो गई। अब रिवर गंदी होने से कोर्ट ये देखती है कि आसपास के लोगों को क्या नुकसान हुआ, लेकिन आप ये तो देखो ना रिवर भी अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है, रिवर को क्या नुकसान हुआ वो भी आप देखिए ना। समझ गए? जब कंपनसेशन मिलता है ना तो वो इंसानों को मिलता है, नेचर को रिस्टोर करने के लिए कंपनसेशन नहीं मिलता है। कायदे से होना ये चाहिए, जब नेचर को नुकसान करने वाला कोई केस कोर्ट में जाए ना तो कोई नेचर का भी गार्डियन हो जो नेचर के पर्सपेक्टिव को कोर्ट में प्रेजेंट करे कि भाई मेरा नुकसान हुआ है, आप नेचर को रिस्टोर करने के लिए कुछ करिए। समझ गए? 2017 में ना उत्तराखंड सरकार ने ना, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया था। कोर्ट ने ना गंगा और यमुना नदियों को लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया था, यानी उन्हें एक इंसान जैसे कानूनी अधिकार दे दिए थे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, और उनके लिए एक गार्डियन भी अपॉइंट किया गया था। सोचो अब नदी अपना केस खुद से लड़ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ना इस उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया। क्यों? क्योंकि ना इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। जैसे अगर नदी में बाढ़ आ जाए और लोगों का नुकसान हो तो क्या नदी पर केस होगा? क्या उसका गार्डियन कंपनसेशन देगा अगर वो नदी बाढ़ लाती है? तो इन सवालों का जवाब आसान नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बट ये जो आइडिया था ये बहुत पावरफुल था। तो अब क्या करें? अब ना राइटर कोलंबिया का सॉल्यूशन देते हैं। कोलंबिया में एक केस सामने आया 2016 में, अट्राटो रिवर केस। कोलंबिया का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो था ना,
उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अट्राटो रिवर को राइट्स दिए, लेकिन उन्होंने ना एक नया कंसेप्ट जोड़ा, बायोकल्चरल राइट्स। बायोकल्चरल राइट्स ये क्या है? ये देखो दो शब्दों से बने हैं, बायो यानी बायोलॉजिकल और कल्चरल। ये कंसेप्ट कहता है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज, जैसे जो आदिवासी समुदाय है ना, तो उनका देखो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज के साथ में ना एक रिश्ता होता है। मतलब आदिवासी कम्युनिटी के लोगों का सिर्फ इन्वायरमेंट से ही रिश्ता नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ भी आदिवासी कम्युनिटी के लोगों का रिश्ता होता है। उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनका एग्जिस्टेंस सब उस नेचर से जुड़े होते हैं। इसलिए नेचर के राइट्स और आदिवासी कम्युनिटी के राइट्स अलग अलग नहीं है, वो एक हैं। ये मतलब है बायोकल्चरल राइट्स का। तो कोर्ट ने ना एक कमीशन ऑफ गार्डियन बनाया, और इस कमीशन ऑफ गार्डियन में कौन थे? सरकारी लोग भी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट नदी के किनारे रहने वाले इंडिजिनस लोग थे। क्योंकि देखो उस नदी के असली जो प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, ये तो वही आदिवासी कम्युनिटी के लोग थे ना। तो इसलिए जो कमीशन ऑफ गार्डियंस बनाया गया ना, उसमें आदिवासी कम्युनिटी के लोग थे, सरकारी लोग थे, और इसके अलावा कुछ जो नेचर को बचाने के लिए एक्सपर्ट हैं वो लोग भी थे। तो अब इसी कमीशन को काम दिया गया कि आपको ना उस नदी के गार्डियन का काम करना है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। तो यही सॉल्यूशन जो है ना, हम ग्रेट निकोबार के लिए अपना सकते हैं। बट इसका प्रोविजन देखो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में करना होगा, और जो ये नेचर की चीजें हैं जैसे रिवर्स हैं, इनको लीगल पर्सनहुड का दर्जा देना होगा। लेकिन क्लैरिटी चाहिए कि नेचर के स्पेसिफिक राइट्स क्या होंगे, नेचर की तरफ से कौन बोलेगा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इसीलिए कोलंबिया का जो मॉडल है वो काम आ सकता है कि गार्डियंस की एक कम्युनिटी बनाई जाए, जिसमें निकोबारीज ट्राइब के लोग, सोमपेन ट्राइब के लोग वो शामिल किए जाएं, जो देखो अपने जंगल, अपने आइलैंड के सबसे बड़े रक्षक हैं। तो कंक्लूजन में देखो यही कहा जाता है, ये केस डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की क्लासिक डिबेट है। लेकिन अब ये डिबेट पुरानी हो चुकी है। अब असली सवाल ये है कि कैसा डेवलपमेंट हमें चाहिए। एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी क्लियर किया जाता है, दूसरी तरफ हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे पास में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जैसे प्रोग्रेसिव कानून है, और हमारे पास में नियमगिरी जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इन सब चीजों के बीच में हमें ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, और ये आप लोग करोगे जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस का है, कास्टलेस ब्यूरोक्रेट इज मिथ। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार 52 साल के थे, दलित कम्युनिटी से संबंध रखते थे। इन्होंने सुसाइड कर लिया 7 अक्टूबर को, और सुसाइड नोट इन्होंने लिखा 8 पेजेस का, और इस सुसाइड नोट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा। इन्होंने बोला कि मेरे साथ ना कास्ट के कारण बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैसे मुझे पोस्टिंग्स नहीं दी जाती थी अच्छी, जैसे आईजी होम गार्ड्स मुझे बना दिया गया, जबकि आईजी होम गार्ड्स एक कार्डर पोस्ट ही नहीं है। मतलब आईपीएस के लिए जो पोस्ट होती है ना, वो पोस्ट नहीं है आईजी होम गार्ड्स। इसके अलावा इन्होंने आरोप लगाया सुसाइड नोट में कि मेरी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी वो जानबूझ के खराब कर दी गई, और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए जो व्हीकल्स एलोकेट होते हैं उसमें भी इरेगुलरिटी, मुझे खराब सा व्हीकल दे दिया गया, मतलब जो मेरी रैंक के हिसाब से नहीं था। और प्रमोशंस में भी काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं हो रही थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी सारे जो आरोप हैं इन्होंने अपने सुसाइड नोट में लगाए। अब इस आर्टिकल में ना राइटर 3-4 आर्ग्यूमेंट देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, कास्टिज्म इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट माइंडसेट। कास्टिज्म इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट माइंडसेट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2024 में ना एक जजमेंट दिया था कि वो SC ST जो वेल टू डू फैमिली से आते हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ ना दिया जाए, जैसे ओबीसीज में भी ये कंसेप्ट है। तो राइटर बोलते हैं कि देखो
जिनके पास में पैसा आ गया है, रिजर्वेशन का लाभ जिनको मिल गया है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। राइटर का पॉइंट है कास्टिज्म इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट माइंडसेट। फिर इसके बाद राइटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, देखो B.R. अंबेडकर ने ना एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, इस बुक में ना उन्होंने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद ना ब्यूरोक्रेसी में जाति के नाम पे जो भेदभाव है बल्कि और ज़्यादा बढ़ सकता है। आज देखो वाई पूरन कुमार का जो केस है इसी का एक एग्जाम्पल है। अंबेडकर ने बोला था कास्ट इज ए नोशन, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब है कि जाति सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, एक सोच है जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, टाइम लगेगा और उसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे। क्या हमने उतने प्रयास किए हैं? डेटा की अगर हम बात करें तो देखो डेटा ये कहता है SC/ST की जो ऑफिसर्स हैं वो सिलेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो टॉप तक नहीं पहुंच पाते। जैसे सेक्रेटरी लेवल पे SC ऑफिसर्स की संख्या सिर्फ 1.1%, ST ऑफिसर्स की संख्या सिर्फ 3.37% और OBCs हैड नो रिप्रेजेंटेशन। इसके पीछे देखो काफ़ी बार ना एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। अब ये नहीं पता कि वो आर्ग्यूमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है कि जिसकी वजह से SC और ST ऑफिसर्स की संख्या कम है सेक्रेटरी लेवल पे यानी टॉप के लेवल पे। आर्ग्यूमेंट देखो ये है, जैसे SC और ST कमिटी के स्टूडेंट्स के पास में ना अटेम्प्ट्स ज़्यादा होते हैं और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स Tier 3 Tier 4 सिटीज़ से आते हैं, शुरू में गाइडेंस नहीं होती, इस वजह से ना सिलेक्ट होने में समय ज़्यादा लग जाता है। अब सिलेक्ट होने में समय ज़्यादा लग गया मतलब सर्विस के कम साल अवेलेबल हैं, मतलब प्रमोशन उतनी नहीं हो पाएगी कि टॉप पर पहुंच सकें। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। अब ये नहीं पता कि कितना कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन डेटा के हिसाब से तो बहुत कम है, 1.1%, 3.7% और OBCs की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट नील। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है SC और ST कैंडिडेट्स को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, बहुत सारी सीट्स तो खाली रह जाती हैं और एक्टिव प्रयास नहीं किए जाते उन सीट्स को फिल करने के लिए। शायद सिस्टम में ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, सिस्टम चाहता ही नहीं कि रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो आए। अब बात की जाती है पर्टिकुलरली वाई पूरन कुमार के केस की। शुरू में तो सरकार का ढीला ढाला रवैया था, लेकिन जब SC कमेटी के लोग एकजुट हुए तो सरकार पे प्रेशर पड़ा, अपोजिशन ने भी प्रेशर डाला, तब जाके FIR में नाम दर्ज किया गया। अदरवाइज तो शुरू में FIR भी वीक थी और बाद में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के जो कठोर प्रोविजंस हैं वो भी ऐड किए गए, लेकिन ये सब प्रेशर डालने के बाद हुआ। अभी भी देखो DGP जिनका नाम साफ साफ दिया गया है सुसाइड नोट में, उन्होंने रिजाइन तक नहीं दिया है, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो सिस्टम में क्या बदलना चाहिए? सिस्टम में देखो सबसे पहले ना ब्यूरोक्रेट्स के लिए कंपलसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें सिखाना होगा कि सभी नागरिक बराबर हैं, कास्ट के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। एक मजबूत सिस्टम हमें बनाना होगा जहां पे SC/ST ऑफिसर्स बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें और उनकी शिकायत पर एक्शन भी हो। जब तक देखो ये कदम नहीं उठाए जाते ना, तो इंडिया का जो ये स्टील फ्रेम है ना, ये जातिवाद के जंग से ना खोखला होता रहेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में देखो इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशंस वाला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया ना, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।